सावित्री जी के घर में रौनक की कमी नहीं थी। उनका बेटा आदित्य फौज में था और बहू पायल ने अपनी सेवा और व्यवहार से घर को स्वर्ग बना रखा था। सावित्री अक्सर कहती, पायल सिर्फ मेरी बहू नहीं, मेरे घर की लक्ष्मी और मेरा मान है। पायल के हाथों की चूड़ियाँ और माथे की बिंदिया सावित्री के लिए सौभाग्य का प्रतीक थी। एक दिन अचानक सरहद से एक खबर आई जिसने पूरे घर की नींव हिला दी। एक मुठभेड़ में आदित्य गंभीर रूप से घायल हो गया और उसके लापता होने की खबर आई। गांव वालों ने मान लिया कि आदित्य अब नहीं रहा। सावित्री जी का रो रो कर बुरा हाल था। समाज की पुरानी रीतियों के अनुसार लोगों ने दबी जुबान में कहना शुरू कर दिया कि अब पायल को सफ़ेद साड़ी पहन लेनी चाहिए और अपने श्रृंगार का त्याग कर देना चाहिए। एक सुबह सावित्री की कुछ सहेलियां घर आईं और पायल के गहने उतारने की बात करने लगी। उन्होंने कहा, बहू का सुहाग तो चला गया, अब यह साज श्रृंगार कैसा। सावित्री जी अपनी जगह से उठी और पायल का हाथ पकड़कर दृढ़ता से बोली, जब तक मेरे बेटे की मृत्यु का कोई प्रमाण नहीं मिलता, पायल का सुहाग अमर रहेगा और कल अगर को कुछ अनहोनी हो भी जाए तो क्या मेरा बेटा यह चाहेगा कि उसकी पायल अपनी खुशियाँ त्याग दे। मेरा सुहाग गया था तो मैंने दुनिया की रीत मान ली, लेकिन मैं अपनी बहू के माथे की बिंदी फीकी नहीं पड़ने दूंगी। सावित्री ने खुद अपने हाथों से पायल की मांग में सिंदूर सजाया और उसे हिम्मत दी। वक्त गुजरता गया। पायल ने हार नहीं मानी और अपनी सासू माँ की सेवा के साथ साथ आदित्य की सलामती की प्रार्थना करती रही। लगभग 6 महीने बाद घर के दरवाजे पर एक एम्बुलेंस रुकी। गांव वाले जमा हो गए। जब दरवाज़ा खुला तो आदित्य बैसाखियों के सहारे बाहर निकला। वह बुरी तरह घायल था और महीनों तक एक सैन्य अस्पताल में अचेत रहा था, जिस कारण उसकी खबर घर तक नहीं पहुंच पाई थी। आदित्य को जिंदा देख सावित्री और पायल की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। आदित्य ने पायल की ओर देखा और कहा, माँ, अस्पताल में जब भी मेरी हिम्मत टूटती थी, मुझे पायल का वह मुस्कुराता चेहरा और सुहागन रूप याद आता था। वही उम्मीद मुझे मौत के मुंह से खींच लाई। सावित्री ने गर्व से गांव वालों की ओर देखा और कहा, देखा, यह मेरी बहू के सुहाग की शक्ति और उसके विश्वास की जीत है। आदित्य के लौटने के बाद घर में खुशियों का नया सवेरा तो हुआ, लेकिन चुनौतियां अभी खत्म नहीं हुई थी। आदित्य घर तो लौट आया था, लेकिन युद्ध के चोटों ने उसे शारीरिक रूप से कमज़ोर कर दिया था। उसके एक पैर में गंभीर चोट थी, जिसके कारण उसे सेना में मेडिकल रिटायरमेंट लेना पड़ा। जो आदित्य कभी पूरे घर का बोझ उठाता था, आज वह खुद बिस्तर और बैसाखियों तक सिमट गया था। वह मानसिक रूप से टूटने लगा था। उसे लगता था कि वह अब अपनी माँ और पत्नी पर बोझ बन गया है। पायल ने आदित्य की आंखों में वह निराशा पढ़ ली थी। उसने तय किया कि वह केवल सुहाग की सलामती के लिए दुआ नहीं करेगी, बल्कि उस सुहाग का सहारा भी बनेगी। एक शाम उसने आदित्य के पास बैठकर कहा, आप फौज में थे तो सरहद की रक्षा करते थे, अब आप घर पर हैं तो हम मिलकर इस घर के भविष्य की रक्षा करेंगे। आप मेरी हिम्मत हैं, मेरी कमज़ोरी नहीं। पायल को सिलाई कढ़ाई का बहुत शौक था और वह इसमें माहिर थी।
सावित्री जी ने अपनी बहू के इरादे को समझा और अपनी जमा पूंजी निकालकर पायल के हाथ में रख दी। उन्होंने कहा, बेटी, अब तक तूने घर संभाला, अब अपना हुनर दुनिया को दिखा। तेरा सुहाग तेरे साथ है और मेरी दुआएं तेरे साथ। पायल ने घर के एक छोटे से कमरे में आदित्य क्रिएशंस नाम से एक छोटा बुटीक शुरू किया। आदित्य खाली बैठने के बजाय पायल के काम में हाथ बटाने लगा। वह हिसाब किताब रखता और फ़ोन पर ग्राहकों से बात करता। वही गांव वाले जो कल तक पायल को कोस रहे थे, आज उसकी मेहनत देखकर दंग थे। धीरे धीरे पायल का काम इतना मशहूर हो गया कि शहर के बड़े शोरूम से उसे ऑर्डर मिलने लगे। अब आदित्य का इलाज भी अच्छे अस्पताल में होने लगा। पायल की मेहनत और आदित्य के सहयोग ने घर की आर्थिक स्थिति को पहले से भी बेहतर बना दिया। एक दिन गांव में एक समारोह था जहां सावित्री जी को सम्मानित किया गया। जब उनसे उनकी कामयाबी का राज पूछा गया तो उन्होंने माइक हाथ में लिया और गर्व से कहा, अक्सर लोग समझते हैं कि बहू का सुहाग सिर्फ सिंदूर और चूड़ियों में है, लेकिन आज मेरी बहू ने साबित कर दिया कि असली सुहाग तो वह है जो पति की ढाल बन जाए, जो मुश्किल वक्त में परिवार की पतवार थाम ले। आज मेरा बेटा अगर अपने पैरों पर फिर से खड़ा होने की कोशिश कर रहा है तो वह इसी सुहाग की बदौलत है। समय का पहिया और आगे बढ़ा। पायल और आदित्य की मेहनत रंग ला चुकी थी, लेकिन जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा अभी आनी बाकी थी। पायल का छोटा सा बुटीक अब एक छोटी सी फैक्ट्री का रूप ले चुका था। गांव की कई विधवा और बेसहारा महिलाओं को उसने काम दिया था। आदित्य अब पूरी तरह स्वस्थ था और उसने फैक्ट्री का प्रबंधन संभाल लिया था। दोनों की इस तरक्की को देखकर सावित्री जी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता था। घर में अब एक नन्हे मेहमान की किलकारियां भी गूंजने लगी थी। पायल और आदित्य का बेटा वीर, गांव के सरपंच की बेटी जो पायल की सहेली थी, एक दिन रोती हुई घर आई। उसके पति का देहांत हो गया था और परिवार वाले उसके साथ वही व्यवहार कर रहे थे जो कभी लोग पायल के साथ करना चाहते थे। उसे अपशुगनी कहकर एक कमरे में बंद कर दिया गया था। पायल को अपना बीता हुआ समय याद आ गया। उसने आदित्य से कहा, अगर उस दिन माँ जी ने मेरा हाथ न पकड़ा होता तो आज मैं भी कहीं किसी कोने में घुट रही होती। आज मेरा सुहाग मेरे पास है, लेकिन क्या मेरी जिम्मेदारी सिर्फ अपने घर तक सीमित है? आदित्य ने पायल का समर्थन किया। पायल ने सावित्री जी के आशीर्वाद से गांव में सौभाग्य केंद्र की शुरुआत की। यह केवल एक सिलाई केंद्र नहीं था, बल्कि एक ऐसी जगह थी जहां उन महिलाओं को सम्मान के साथ जीना सिखाया जाता था जिन्होंने अपने अपनों को खो दिया था। पायल ने घोषणा कि सुहाग उजाड़ना या बसाना भगवान के हाथ में है, लेकिन सम्मान से जीना इंसान के हाथ में है। यहाँ कोई सफ़ेद साड़ी नहीं पहनेगा, यहाँ सब अपने हुनर का रंग पहनेंगी। कुछ वर्षों बाद सावित्री जी का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। अपनी आखिरी सांसों के दौरान उन्होंने पायल का हाथ आदित्य के हाथ में दिया और कहा, पायल, लोग कहते हैं कि बहू घर उजाड़ती है या बसाती है, पर तूने तो समाज की सोच ही बदल दी। तूने सिर्फ अपने सुहाग की रक्षा नहीं की, तूने इस गांव की सैकड़ों बेटियों का सौभाग्य बचा लिया। अब मैं चैन से जा सकती हूँ।
सावित्री जी के जाने के बाद पायल टूट गई थी, लेकिन वह रुकी नहीं। उसने सावित्री जी की याद में गांव में एक अस्पताल खुलवाया। आज वह गांव पूरे जिले में एक मिसाल बन चुका है। लोग अब बहू के आने पर यह नहीं पूछते कि दहेज क्या लाई है, बल्कि यह देखते हैं कि वह घर की सावित्री कैसे बनेगी। आदित्य और पायल का बेटा वीर जब बड़ा हुआ तो उसने सेना में जाने का फैसला किया। विदा करते समय पायल ने उसके माथे पर तिलक लगाया और कहा, बेटा याद रखना, युद्ध केवल मैदान में नहीं, समाज की बुराइयों के खिलाफ भी लड़ा जाता है। पायल ने यह साबित कर दिया कि बहू का सुहाग केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह वह पवित्र ऊर्जा है जो पूरे समाज को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा सकती है। सिंदूर की लंबी लकीर सिर्फ सौभाग्य का निशान नहीं, बल्कि साहस की रेखा भी है। वीर अब एक जवान और पराक्रमी सैन्य अधिकारी बन चुका था। जब वह अपनी ट्रेनिंग पूरी कर गांव लौटा तो पूरा गांव उसके स्वागत में उमड़ पड़ा। लेकिन वीर की आंखों में अपने पिता की तरह सरहद पर जाने की चमक के साथ साथ अपनी माँ की तरह समाज को बदलने की तड़प भी थी। उसने देखा कि उसकी माँ की फैक्ट्री और सौभाग्य केंद्र ने अब एक बड़े संस्थान का रूप ले लिया। गांव के कुछ पुराने विचारधारा वाले लोग, जिनका नेतृत्व गांव के पूर्व मुखिया का बेटा विक्रम कर रहा था, अभी भी पायल की इस प्रगति से जलते थे। विक्रम का मानना था कि औरतों को घर की चार दीवारी में ही रहना चाहिए। उसने गांव के कुछ युवाओं को भड़काना शुरू किया कि पायल के इस केंद्र की वजह से गांव की औरतें बेबाक हो रही हैं और मर्दों का सम्मान कम हो रहा है। एक रात विक्रम के उकसावे पर कुछ लोगों ने सौभाग्य केंद्र के गोदाम में आग लगा दी। मेहनत और लाखों का तैयार माल धूं धूं कर जलने लगा। अगली सुबह जब पायल जलते हुए गोदाम के सामने खड़ी थी, उसकी आंखों में आंसू नहीं बल्कि एक ज्वालामुखी था। आदित्य उसे संभालने आया, लेकिन पायल ने शांत स्वर में कहा, आदित्य, उन्होंने मेरा कपड़ा जलाया है, मेरा हौसला नहीं। ये आग उनकी नफरत की है और इस आग में अब उनकी पुरानी सोच ही भस्म होगी। वीर अपनी वर्दी उतारकर मैदान में उतरा। उसने पुलिस और प्रशासन की मदद लेने के बजाय गांव के उन युवाओं को इकट्ठा किया जिनकी माताओं और बहनों को पायल ने रोजगार दिया था। वीर ने दहाड़ कर कहा, जिस माँ ने तुम्हें पालने के लिए दिन रात सिलाई की, आज उसकी मेहनत को जलता देख तुम चुप कैसे हो? क्या यही तुम्हारा पौरुष है? वीर की बातों ने युवाओं के खून में उबाल ला दिया। उन्हीं युवाओं ने मिलकर आग लगाने वालों को पकड़ा और उन्हें पंचायत के सामने खड़ा किया। विक्रम को लगा था कि वह बच जाएगा, लेकिन इस बार गांव की औरतें लाठियां लेकर बाहर निकल आईं। वे पायल के पीछे एक दीवार बनकर खड़ी हो गईं। पायल ने पंचायत में कहा, हमें बदला नहीं चाहिए। मैं चाहती हूँ कि ये लोग यहाँ बैठकर देखें कि हम औरतें इस राख से फिर से अपनी किस्मत कैसे बुनती हैं। पायल ने उस जले हुए गोदाम की जगह एक भव्य महिला प्रशिक्षण केंद्र और स्कूल बनाने का निर्णय लिया। इस बार आदित्य ने अपनी सेना की पेंशन और वीर ने अपनी पहली तनख्वाह उस स्कूल की नींव में लगा दी। कुछ महीनों बाद स्कूल बनकर तैयार हुआ। उद्घाटन के दिन
वीर ने अपनी माँ और पिता को मंच पर बुलाया। उसने सबके सामने आदित्य के पैर छुए और फिर पायल के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, पापा का सुहाग माँ के माथे पर सिर्फ एक रंग नहीं है, बल्कि वह एक छत्र छाया है जिसके नीचे आज हजारों घर पल रहे हैं। आज पायल की उम्र ढल चुकी है, लेकिन उसके चेहरे का तेज कम नहीं हुआ। वह अक्सर स्कूल के बरामदे में बैठती और उन बच्चियों को देखती जो सफ़ेद साड़ी के डर से नहीं, बल्कि डॉक्टर, इंजीनियर बनने के सपनों के साथ बड़ी हो रही हैं। वीर सरहद पर तैनात हैं, आदित्य घर संभालता है और पायल आज भी हर सुबह अपनी मांग में वही गहरा सिंदूर भरती है। यह सिंदूर अब केवल एक पति की लंबी उम्र की प्रार्थना नहीं, बल्कि एक ऐसी स्त्री के आत्मसम्मान का प्रतीक है जिसने अपनी किस्मत खुद लिखी।